तो चलिए फ्रेंड्स, ग्रेविटेशन में हम अब आगे डिस्कशन कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है आर्टिकल 8.8 जो कि एस्केप स्पीड। एस्केप से तो क्लियर ही है कि ऑब्जेक्ट को ऐसे कुछ फेंक रहे हैं शायद कि वो वापस ही ना आए, निकल ही जाए बाहर। कहता है, if a stone is thrown by hand, we see it falls back onto the earth. Of course, using machines, we can shoot an object with much greater speeds, and with greater and greater initial speed, the object scales higher and higher heights. अब ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो और ऊपर तक जाएगा। हम लोग अपने मोशन एंड वाइब्रेशन के फॉर्मूले अगर रिवाइज करें और एच मैक्स की बात करें तो एच मैक्स का फॉर्मूला होता था u स्क्वायर बाय 2g, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर माइनस 2gs था। अब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 थी, तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस था या जो स्टॉपिंग हाइट थी वो u स्क्वायर बाय 2g थी। जो स्टॉपिंग हाइट है वो u पे डिपेंड करती है। अब ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो पत्थर ज्यादा हाइट तक जाएगा, पर आप कितनी भी स्पीड से फेंक लें इवेंचुअली वो गिरेगा वापस आपकी खोपड़ी पे, उसे वापस तो आना होगा। कहता आप ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो उसकी एच मैक्स ज्यादा होगी। एच मैक्स का फॉर्मूला है u स्क्वायर बाय 2g हमारा रिवाइज हो गया। कहता है नेचुरल क्वेरी दैट अराइजेस इन आवर माइंड इज द फॉलोइंग: कैन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट with such high initial speed that it does not fall back to the earth? कि हम ऑब्जेक्ट को ऐसी स्पीड से फेंक सकते हैं कि वो वापस आए ही नहीं। The principle of conservation of energy helps us to answer this question. न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो ये थ्योरी का तो मुझे पता नहीं, पर अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जरूर लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब हमने ऊपर फेंक दिया है तो उसके ऊपर ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स नहीं। मैंने अपने हाथ से इनिशियली उस पर फोर्स लगाया, थोड़ी देर तक तो वो मेरे हाथ के कांटेक्ट में था, और जब मैंने उसे हाथ से छोड़ा उसके बाद मेरा हाथ और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं। अब मैं उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, अब सिर्फ वो ग्रेविटी के हवाले हो गया है। और अगर ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट की इक्वेशन लगाई जा सकती है। सपोज द ऑब्जेक्ट डिड रीच इंफिनिटी एंड दैट इट्स स्पीड देयर वाज v final. The energy of an object is the sum of potential energy and kinetic energy. As before, W1 denotes the gravitational potential of the object at infinity. The total energy of the particle at infinity then is कुछ उसने किया है। If the object was thrown initially with the speed vi from point at a distance h plus re from the center of Earth, ठीक है, तो अब हम उसकी सीधे मैथमेटिक्स पे ही आ जाते हैं। आपसे मैथमेटिक्स पे ही आ जाते हैं और आपकी हेडिंग तो है ही एस्केप स्पीड। एस्केप से बेसिकली मतलब ये देखो, अर्थ की फील्ड जो है ना वो इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करती है। अर्थ की जो फील्ड है ये ऐसी वाली फील्ड, ये इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करती है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है ना तो ये जो फील्ड है जी, इसका जो रिटार्डेशन है वो ऑब्जेक्ट को रोकता है, ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने से रोकता है, उसकी वेलोसिटी कम करता है, और कहीं इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। उस समय अगर ऑब्जेक्ट अभी भी अर्थ की फील्ड में है तो ऑब्जेक्ट वापस गिर पड़ेगा। हम ये मान लेते हैं कि अर्थ की फील्ड इंफिनिटी के बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। इंफिनिटी है तो अर्थ की फील्ड केवल इंफिनिटी तक ही एग्जिस्ट करती है, जो कि अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, मे भी 1000 गुना, 5000 गुना, 10,000 गुना। कहीं तो जाके ये फील्ड, ये जी यहाँ 9.8 है और ये घटते 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 कहीं तो 0 होगा। जहाँ ये जी 0 हो जाएगा उस पॉइंट को हम इंफिनिटी कह लेते हैं। अब जब यहाँ फील्ड ही नहीं है तो उस फील्ड के कारण फोर्स भी नहीं होगा, और फोर्स ही नहीं है तो उसमें एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो हम एक इंफिनिटी का टर्म हमारा वो है जहाँ पे मानते हैं कि अर्थ की फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा लिख दीजिए, अर्थ फील्ड एग्जिस्ट ओनली अप टू इंफिनिटी। अर्थ फील्ड एग्जिस्ट ओनली अप टू इंफिनिटी, where infinity is a relative term. Where infinity is a relative term. A distance of 1000 re, एक ऐसा डिस्टेंस जो 1000 टाइम्स अर्थ के रेडियस के बराबर है, a distance of 1000 re can be conveniently considered to be infinity. एक ऐसा डिस्टेंस जो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में 1000 गुना ज्यादा है,
आप उसे कन्वीनियंटली इंफिनिटी मान सकते हैं। तो इंफिनिटी के बियॉन्ड जो कुछ बचता है उसको बोलते हैं स्पेस। ये अर्थ है, ये अर्थ की फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करती है पूरी, ये इंफिनिटी है, और इसको हम इंटरस्टेलर स्पेस कह सकते हैं। यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, अर्थ की तो कोई औकात ही नहीं है यूनिवर्स के सामने। तो अर्थ की इंफिनिटी के बियॉन्ड सब कुछ खत्म नहीं हो गया, अर्थ की इंफिनिटी के बियॉन्ड बहुत कुछ है, उसे हम इंटरस्टेलर स्पेस कह देते हैं। एक गैलेक्सी हमारी है और ऐसी पता नहीं कितनी गैलेक्सीज हैं, और अर्थ तो उस गैलेक्सी का बहुत ही नेग्लिजिबल पार्ट है। तो जो हम लोग, ऐसा नहीं है कि इंफिनिटी के बियॉन्ड कुछ है नहीं, इंफिनिटी के बियॉन्ड बहुत कुछ है, पर वहाँ अर्थ का असर नहीं, वहाँ किसी दूसरे प्लैनेट्स का या दूसरे गैलेक्सी का असर होगा, दूसरे प्लैनेट्स का असर होगा, सन का असर होगा, दूसरी गैलेक्सी का असर होगा। अर्थ का असर जहाँ खत्म हो जाए वो अर्थ की इंफिनिटी है। एक गुंडे का जैसे एक इलाका होता है, जहाँ उसका इलाका खत्म हो गया, उसकी इंफिनिटी खत्म हो गई, वहां पर उस इलाके से आप बाहर निकले, दूसरे गुंडे का इलाका चालू हो गया, ऐसी कुछ बात है। तो अर्थ का इलाका खत्म जहाँ हो जाता है वहां पे भी कुछ है, उसके बियॉन्ड भी अच्छी खासी कुछ बातें हैं। तो हम लोग ये मान रहे हैं, अब कैलकुलेशन की हम ये मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को मान लीजिए हमने एक ऐसी हाइट से फेंका जिसकी हाइट अर्थ की सरफेस से h है, ऐसा लिख दीजिए, that an object be thrown up with initial velocity vi from the point at a height h above the surface of Earth. एक ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi हम उसे दे रहे हैं, और फिर लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी on reaching Earth's infinity. अर्थ तो इतना सा है और उसकी इंफिनिटी यहाँ तक है, इसके बियॉन्ड बहुत कुछ है। ये अर्थ है, ये उसकी इंफिनिटी, और उसके बियॉन्ड तो बहुत पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है। अर्थ की इंफिनिटी भी चिंगी सी है। Let its final velocity reaching Earth's infinity be vf. बस तो आपको हम यही लिखना चाहेंगे कि P initial plus K initial is equal to P at infinity plus K at infinity. और मैं ये शुरू से मान के चल रहा हूँ कि भाई ये थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी से हल्का सा डेरिवेशन डिफरेंट कर देता हूँ। मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच कह देता हूँ, वो प्लस W1 वाला जो टर्म लिख रहा है उसे लिखने की जरूरत नहीं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम v1 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी ये, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम v2 स्क्वायर। बस ये आर ई है, और ऑब्जेक्ट की हाइट अर्थ की सरफेस से, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ऑब्जेक्ट की हाइट अर्थ की सरफेस से h है। तो पर डिस्टेंसेस तो हम लोग हमेशा अर्थ के सेंटर से नापते हैं। ये लाइन हमारी बड़ी फेवरेट और इंपॉर्टेंट लाइन है कि डिस्टेंसेस हम लोग हमेशा अर्थ के सेंटर से नापेंगे। ये वाला टर्म मेरा 0 हो जाएगा, अब मैं देख लेता हूँ क्या कह रहा है वो। मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हेल्प्स अस टू आंसर दिस क्वेश्चन। Suppose the object did reach infinity and that its speed there was v final. Infinity पे ऑब्जेक्ट की स्पीड को v final कह रहा है, इनिशियल स्पीड को v1 i कह रहा है, और इंफिनिटी की स्पीड को v final कह रहा है। The energy of an object is the sum of potential energy and kinetic energy. एनर्जी से हमारा फिलहाल मतलब मैकेनिकल एनर्जी ही रहेगा, क्योंकि किसी और एनर्जी का, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी का कोई जिक्र तो है नहीं।
तो एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो कि P plus KE है। The energy of the object is the sum of potential and current energy. As before, W1 denotes that gravitational potential of the object at infinity, जो कि मैं 0 मान रहा हूँ, तो मैं इसलिए W1 का टर्म कहीं लेके चल ही नहीं रहा। तो टोटल एनर्जी द प्रोजेक्टाइल एट इंफिनिटी, जिस ऑब्जेक्ट को फेंका है उसका नाम, ग्रेविटी में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा हो और उस पर ग्रेविटी के फोर्स के अलावा और कोई फोर्स ना हो, तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, उसका नाम प्रोजेक्टाइल तो रखा ही जा सकता है। तो इस ऑब्जेक्ट को भी प्रोजेक्टाइल कहा जा रहा है। टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इंफिनिटी इज दिस: if the object was thrown initially with the speed v I from point of distance as plus re from the center of earth, its initial energy इतनी थी बस। और इसने 8.27 में दोनों इक्वेशनों को इक्वेट कर दिया और ये दोनों एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, और इस वजह से बस ये इक्वेशन अपने सामने आ ही गई है। द RHS इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये RHS है, ये RHS है, RHS इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी विद अ मिनिमम वैल्यू 0। अगर इसकी चाहेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है बस, hence so must be the LHS, thus the object can reach infinity as long as V is such that। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई ठीक है, आप ये मान लीजिए कि हम थोड़ा और सिंपल केस कर रहे हैं। अगर हमने अच्छी खासी एनर्जी से फेंका है ना, अच्छी खासी वेलोसिटी से फेंका है, अच्छी खासी एनर्जी से फेंका है, तो ऑब्जेक्ट में इंफिनिटी को पहुंचने के बाद भी कुछ स्पीड रहेगी वी फाइनल। तुम तो सीधे ये बात करो कि भाई मैं वो मिनिमम स्पीड से की बात करना चाहता हूँ जिससे मैं एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी तक कम से कम पहुंचा दो सकूं। एक बार वो इंफिनिटी को क्रॉस कर गया ना, हल्का सा भी क्रॉस कर गया, 0 वेलोसिटी से भी क्रॉस कर गया, तो फिर वहां पे भी वापस नहीं आएगा। ये वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वो यहाँ 0 भी हो सकती है। इनिशियली शायद हमको 0 एक्सेप्ट ना हो इसलिए इन्होंने 0 नहीं बोली होगी, पर अगर 0 या मतलब 0.0000001 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भी वो एक बार इंफिनिटी को क्रॉस कर गया ना, तो फिर ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि अर्थ की फील्ड वापस लाती है। अब ये फील्ड के बाहर जा चुका है। तो एस्केप स्पीड जिसे कहते हैं ना, एस्केप स्पीड को मैं डिफाइन अगर करूं तो मैं बोलूंगा कि वह मिनिमम स्पीड जिससे एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी को पहुंच भर जाए। यहाँ पे पहुंचने के बाद अगर उसकी वेलोसिटी 0 भी है तो भी हमें मंजूर है। तो अब हम इन सारे डिस्कशंस के बाद भी फाइनल को 0 रखना चाहते हैं। आप हेडिंग दे दीजिए एस्केप स्पीड। मैं जरा डिफाइन कर दूं, एस्केप स्पीड की डेफिनेशन दे दूं आपको। ये उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा, हाँ लिखा ना, देखिए मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में फ्रॉम द गिवन हाइट, minimum speed required for an object from the given height with which it should be thrown to reach infinity, खाली reach infinity की बात है, क्रॉस की बात नहीं की, बस infinity पे पहुंच भर जाए। To reach infinity is the escape speed from that height. कहता मिनिमम स्पीड, जैसे इसने ये सब वर्डिंग्स मैंने थोड़े से इसलिए यूज किए क्योंकि इसने कहीं भी ये नहीं कहा कि ऑब्जेक्ट को अर्थ से फेंक रहा है, उसने हाइट से बात की है। डेरिवेशन में उसने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से फेंका। तो मैं कह रहा हूँ आप किसी भी हाइट से अगर आप और किसी भी हाइट से आप एक ऑब्जेक्ट को फेंकना चाहते हो ना, मान लीजिए आप 100 मंजिल ऊपर खड़े हैं, तो वहां से शायद आपको ऑब्जेक्ट को अर्थ की फील्ड से एस्केप कराना ज्यादा इजियर रहेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि आप जहां भी खड़े हैं वहां से कितनी मिनिमम स्पीड देके ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी तक पहुंचाया जा सकता है। पहुंच गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा, तो वापस नहीं आएगा मतलब बस हम उसी को एस्केप कह सकते हैं, वापस तो नहीं आ रहा। तो उसमें इक्वेशन में शुरुआत तो ये थी मेरी ये पोटेंशियल एनर्जी थी इनिशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी जो मैं वी एस्केप के नाम से डाल दे रहा हूँ। नाम मैंने v1 की जगह वी एस्केप कर दिया, इज इक्वल टू इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी
और इंफिनिटी पे तो पोटेंशियल एनर्जी में जीरो मानता ही है, और इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी में ये मानता है, इंफिनिटी पे वेलोसिटी जीरो। अगर वो जीरो वेलोसिटी से भी वो पहुंच जाए वहां तक जहां अर्थ की फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, उसके बाद ये वापस नीचे नहीं गिरेगा, फील्ड का ही फोर्स होता है। तो अब ये हो गया हाफ एम डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस जी एम ई एम बाय आर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एस्केप एनर्जी, एस्केप स्पीड नहीं, एस्केप एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी, escape energy is equal to escape energy is equal to escape energy at a height is equal to positive value of its potential energy at that time। हाँ, ये हमें 5 स्टार देने लायक है, ये फॉर्मूला भी, इसको हम एस्केप एनर्जी कह रहे हैं। एस्केप एनर्जी एट अ हाइट इज इक्वल टू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट दैट हाइट। ये P प्लस के तो P प्लस के है, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो होती ही जीरो ही है, और अगर वहाँ जीरो स्पीड पे कोई ऑब्जेक्ट पहुंचा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। इनिशियल P ये है, और ये इतनी के ही हमें देनी एस्केप एनर्जी के नाम से। ये एनर्जी जो हमें देनी है एस्केप एनर्जी है, पहले से तो ऑब्जेक्ट में नहीं थी पर इतनी एनर्जी हमने दी। तो हाफ एम डी ये जो एनर्जी है इसका नाम एस्केप एनर्जी है, इज इक्वल टू प्लस जी एम ई एम बाय आर। और ये उस हाइट पे जहां ऑब्जेक्ट पहले से था वहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी। ये लाइन काम की। आज की क्लास की सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशन बस केवल यही है, बाकी सब बकवास है, ये केवल काम का है, यही केवल आपके शॉर्ट नोट्स में जाएगा। एस्केप एनर्जी था ये positive value of the potential energy at that height। इसलिए हम अब लिख सकते हैं इसमें क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए कि find the escape velocity when the object is thrown from the surface of Earth। Find the value of escape velocity when the object is thrown from the surface of Earth। बढ़िया है, फिर से 5 स्टार वाली बात है। हालांकि मैं तो डेरिवेशन बेसिक से चाहूंगा, मैं तो कहूंगा P at surface of Earth plus K at surface of Earth is equal to P at infinity plus K at infinity। तो potential energy on the surface of Earth is this plus kinetic energy, इसी का नाम escape energy है, is equal to infinity to the potential energy मैं डायरेक्ट लिख ही सकता हूँ। और अगर मैं ये min का स्क्वायर चाह रहा हूँ तो मिनिमम वेलोसिटी इंफिनिटी पे हम जीरो भी ले सकते हैं, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला आ गया प्लस जी एम ई एम बाय आर। जहां भी आप हैं उस हाइट पे जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही पॉजिटिव और दे ताकि इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो जाए। खैर एस्केप एनर्जी को मैं लिखना चाहता हूँ हाफ एम डी ई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जी एम ई एम बाय आर। ये एम और एन कैंसिल हो गया, तो एस्केप का फॉर्मूला आ गया रूट 2 जी एम ई बाय आर। ये फॉर्मूला हमारा फाइनली ज्यादा काम का है। 5 स्टार जनरल फॉर्मूला था एस्केप वेलोसिटी का, एस्केप वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला हो जाता है रूट 2 जी एम बाय आर। ये किसी भी हाइट से फेंकेंगे जिसकी सेंटर से डिस्टेंस आर है तो इस स्पीड से फेंकना पड़ेगा, और अगर अर्थ की सरफेस से फेंक रहे हैं तो स्मॉल आर को आर ही ले लीजिए। ये अगर इनमें आपको इनिशियली कॉन्फिडेंस नहीं आता तो मत करिए, चिंता की बात नहीं है, शुरू में रिजल्ट ही याद करिए। हाँ, इन पे हल्की हल्की नजर मारते डालिए, धीरे धीरे आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा और इसे करना पड़ेगा। इट इज अ नेसेसिटी एंड इट इज अ बिग बून, बिग एडवांटेज। ये आप सीख गए तो मजा आ जाएगा। और अगर अवॉइड करना है तो अवॉइड भी कर दीजिए, इसको पकड़िए अभी तो आप बस। शॉर्ट नोट्स में आपके खाली ये जाएगा, और जो शॉर्ट नोट्स में जाएगा केवल वही इंपॉर्टेंट है, अभी सपोर्टिंग डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो शुरू में करने भी नहीं चाहिए। इसको अच्छे से दिमाग में बैठाइए, उस स्टेटमेंट को दिमाग में बैठाइए कि जिस ऑब्जेक्ट जिस हाइट पे आप हैं
वहां जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू है उतनी एस्केप एनर्जी लगती है। तो अब एक बात समझते हैं कि एस्केप वेलोसिटी में इसे इसे हम कभी कभी एस्केप स्पीड कह देते हैं, कभी कभी एस्केप वेलोसिटी कह देते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। पाथ तो इसेंशियली हमारे लिए स्ट्रेट लाइन ही है, तो स्पीड है कि वेलोसिटी है फर्क नहीं पड़ता बस। तो ये फॉर्मूला ध्यान रहे आपको, ये m मतलब प्लेनेट का, इसमें जो जिस ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हैं ना उसका मास नहीं आता, ये एक ऑब्जर्वेशन लिख दीजिए। एस्केप एनर्जी में आता है, लिख दीजिए एस्केप एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 1, m to the power 1 और escape velocity को ऐसे लिखता हूँ कि is independent of mass of the object being thrown। जिस ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हैं escape velocity उसके मास पे डिपेंड नहीं करती। भारी ऑब्जेक्ट को फेंकना है तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, पर वेलोसिटी तो सेम देने से काम चल जाए। भारी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी तो मास पे डिपेंड करता है, स्पीड या एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता। लिख लीजिए एनर्जी एंड फोर्स डिपेंड ऑन मास। एनर्जी हुआ या फोर्स हुआ ये मास पे डिपेंड करते हैं, स्पीड या एक्सेलरेशन ये मास पे डिपेंड नहीं करते। मतलब ग्रेविटी के कॉन्टेक्स्ट, जैसे एफ का फॉर्मूला एम ए आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार अजीब सी बात है, एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड कर तो रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में जिन हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड मास पे डिपेंड नहीं करती, एनर्जी मास पे डिपेंड करती है। हेडिंग दे दीजिए आप, क्वेश्चन लिख दीजिए एक्सप्रेस एस्केप स्पीड, एक्सप्रेस एस्केप स्पीड इन टर्म्स ऑफ छोटा जी, स्मॉल जी, लोअर केस लेटर जी। एस्केप वाली स्पीड को आप जी के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो एक्चुअली बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, स्मॉल जी का फॉर्मूला gm by r स्क्वायर होता है ना, ये r मतलब r ही, तो gm is equal to gr स्क्वायर। इस पे आपको 5 स्टार देने चाहिए, ये बात बड़ी काम की है। जैसे ही आप देखते हो ऑप्शंस कैपिटल जी के टर्म्स में है तब तो शायद मतलब आपको देखना पड़ेगा ऑप्शंस कैपिटल जी के टर्म्स में है कि छोटे जी के टर्म्स में। ऑप्शन अगर मान लीजिए आपका आपने जो इक्वेशन लिखी हुई है कैपिटल जी के टर्म्स में है और ऑप्शन अगर छोटे जी के टर्म्स में है तो पूरे जीएम को डायरेक्टली इससे रिप्लेस कर दो, जीएम should be replaced by GRE score, इसको रख लो। इस पूरे की जगह ये डाला जा सकता है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था √2gme/re। अगर ये कुछ नहीं बोलेगा कि किस हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंका है तो हम तो यही मानेंगे कि यार हम जहाँ खड़े हैं वहीं से फेंका होगा और हम तो आपकी सरफेस से चिपक के खड़े। कुछ नहीं बोलेगा तो हम h को 0 ही मानेंगे। ये ज्यादा काम का है आपके, ये इतने काम का है नहीं, ये फॉर्मूला ज्यादा काम का है नहीं, मोर जनरल है, हर न्यूमेरिकल में लग जाएगा, हर न्यूमेरिकल में लग जाएगा। और जो ज्यादा बार आप लिखेंगे वो यही लिखेंगे, हम लोग ये मानेंगे कि हम जहाँ खड़े हैं वहीं से तो ऑब्जेक्ट को हम फेंकेंगे। तो ये अब एक काम करता हूँ, बस मैं ये 2/re की जगह gme की जगह gre स्क्वायर डाल देता हूँ। gre स्क्वायर एक re कैंसिल हो गया तो फॉर्मूला हो गया ये एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं। जिन न्यूमेरिकल्स में मास दिया है, सपोज मास की बात की है वहां ये आएगा और कहीं छोटे जी की बात की है तो ये आएगा, दोनों ही फॉर्मूले काम के हैं। मैं कोई नहीं कह सकता कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है कि आपको मास दिया है न्यूमेरिकल में तो आप वो अक्सर इसमें कैलकुलेशन के सवाल नहीं आते, कंपैरिजन के सवाल आते हैं। या तो दो प्लैनेट्स का मास 1:2 के रेशियो में है, वहां से एस्केप स्पीड्स का रेशियो निकालिए, अगर मासेस का रेशियो दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला ले लेना, बाकी तो शायद कैंसिल हो जाएगा। अच्छा रेडियस भी देना पड़ेगा उसे, और कहीं ना किसी दो प्लैनेट की सरफेस पे स्मॉल जी की वैल्यूज का रेशियो दिया है, हाँ उनका रेडियस का रेशियो भी उसे देना पड़ेगा। ये है बस, इसे याद कराने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम यहाँ तक की समरी दे दें
समझी तो यही है कि एस्केप एनर्जी यानी मिनिमम एनर्जी, इसकी थ्योरी शायद मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो रीच इन्फिनिटी, पता नहीं ये कितने काम की है। और असली काम की बात तो ये है एस्केप एनर्जी जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट दैट टाइम, ये एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला है प्लस जी एम ई एम बाय आर, और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट 2 जी एम ई बाय आर। और अगर अर्थ की सरफेस से बात करें, अर्थ की सरफेस से बात करें तो ये है, और ये मेरे ख्याल से तो ये समरी पर्याप्त है। तो एक आध पॉइंट छूट भी गया होगा तो बाद में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा आपके सामने। पहले तो इतने छोटे से शॉर्ट नोट्स आप सामने रखिए और सवाल खोल के बैठ जाइए, लपक के बनेंगे आपसे। पीवाईक्यू के सवाल आपसे इतनी जानकारी के बाद काफी सारे बन जाएंगे, और थोड़े भी बनते हैं, दो चार भी बनते हैं, मतलब इस मेथड में कोई बुराई नहीं है ना, कि सिर्फ आपने फॉर्मूले सामने रखे और लेके सवाल बैठ गए आप। जो वैल्यू निकालने वाले डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे बन जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे जब बन नहीं जाएंगे, और तभी आपको फॉर्मूले याद होंगे। इन्हें याद कराने के लिए मैं एक बात कहता हूँ कि मैं पत्थर को ऊपर फेंक रहा हूँ आसमान की तरफ, और उसे चूक के कह रहा हूँ तू जा मर, तू जा मर, ऐसे ही कुछ भी कह दिया याद कराने के लिए, और पत्थर भी कह रहा है जाते जाते तू जा रहे, तू क्या फेंकेगा मेरे को, है ना, तू जी रहे या तू जा रहे, ये कह रहा है तू जा मर। ये मेन प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बाकी तो आप सब याद कर लेते हो, हालांकि यहाँ थोड़ा बहुत डेरिवेशन से सपोर्ट करना चाहिए। ये स्टेटमेंट काम का है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टेटमेंट काम का है एस्केप एनर्जी में तो। और यहाँ पे 2 आता है, बस इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वार्निंग लिख लीजिए कि डू नॉट फॉरगेट या डू नॉट गेट कंफ्यूज और 2। यहाँ जो पढ़ रहे हैं इसमें 2 का टर्म आता है, थोड़ा आगे जब हम जाएंगे तो 2 का टर्म नहीं आएगा, तो यही हम परेशान होते हैं कि कहाँ 2 का टर्म आता है कहाँ नहीं आता है। तो एस्केप बनाने के लिए किसी को फेंक दिया आपने, तो हमने बोला तू जा सारे मर, इंफिनिटी में ही चला जा, तो कभी वापस ही मत आइयो, तू 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 जामर, जामर पे ध्यान मत दे, तू पे ध्यान दे, तू तू आ रहा है इससे, तू आ रहा है, बस वही काम की बात है। आगे कह रहा है यूजिंग द वैल्यू ऑफ जी एंड आर ई न्यूमेरिकली, लिख दीजिए, एक लाइन लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, यहाँ पर एक स्टार भी लगा दीजिए कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, from the surface of Earth, value of escape speed is found to be 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ की सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि तू जा मर और कभी वापस मत आना, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, वार्निंग यही लिख दीजिए, इट इज नॉट 11.2 किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड है 11.2 किलोमीटर पर आवर नहीं है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये कुछ ऐसा डेटा, अब ये ऐसा यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, जैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी, इसकी वैल्यू एग्जाम में मैं पक्का यकीन करता हूँ कि जी की वैल्यू आपको पेपर में दे दी जाएगी, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पेपर में दे दी जाएगी। पर एस्केप वेलोसिटी अब वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब इतना बड़ा यूनिवर्सल कांस्टेंट टाइप का नहीं है, किसी और प्लेनेट से फेंकोगे तो उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, अर्थ के लिए तो वो कांस्टेंट है, पर मून के लिए, मून से एस्केप कराना हो किसी को तो उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। इसलिए ऐसी कुछ वैल्यूज जो कैलकुलेशन पर यहाँ हमने डिराइव की है वो पेपर में नहीं दी जाती हैं, नॉर्मली तो वो पूछी नहीं जाती थी, पर 21 के पेपर के बाद हम थोड़ा सा इन पर ध्यान देंगे। और ये एग्जाम के जस्ट पहले जो आप 1-2 रीडिंग लगाएंगे उसमें आपकी कवर हो जाएगी। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड खैर अदरवाइज भी वैसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है और आप पहले से भी जानते हैं, तो एक स्टार मैं उस बात पे दे रहा हूँ कि स्पीड जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। फिर वो कह रहा है कि ये मतलब ये एग्जाम में शायद आ सकता है, रेयर चांस है, रेयर चांस है, यूजुअली डेटा नहीं पूछते हैं, एप्लीकेशन मांगते हैं, पर अब थोड़ा थोड़ा ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एस्केप स्पीड, समटाइम्स लूजली कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, तो हम एस्केप वेलोसिटी बोले कि एस्केप स्पीड बोले, कोई परवाह नहीं, बस एनर्जी बोलिए तो क्वांटिटी ही अलग है। ओके, कहता है इक्वेशन 8.32 अप्लाइज इक्वली वेल टू एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। ये जो इक्वेशंस हमने ऊपर जितने भी फॉर्मूले बनाए हैं ना, √2 GM RE, √2 GM by RE या √2 G RE, ये सारी इक्वेशंस
मून से अगर ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो भी लागू होंगे, पर जी वहां का लेना। The equation 8.22 applies equally well to an object from the surface of moon with g replaced by the acceleration due to moon's gravity on its surface and re replaced by the radius of the moon. Both are smaller than their values on the earth and the escape speed for the moon turns out to be, time लिख दीजिए यार, escape speed of an object from the surface of moon, escape speed of an object from the surface of moon is equal to 2.3 km per second. Escape speed of an object from the surface of moon is equal to 2.3 km per second. ये भी डेटा, ये तो और भी लेस इंपॉर्टेंट है, ये तो और भी लेस इंपॉर्टेंट है। अर्थ वाला 11.2 किलोमीटर पर सेकंड फिर भी हमें पता होना चाहिए। मून से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना हो इस तरह से कि वो मून की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, मून के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए और वापस मून पे कभी न गिरे, तो उसकी स्पीड 2.3 किलोमीटर पर सेकंड है। किलोमीटर पर सेकंड को आप विजुअलाइज करें, 2.3 किलोमीटर पर सेकंड की रेट पे आप गाड़ी चला रहे हैं। आपके माइलोमीटर से होते हैं, स्पीडोमीटर किलोमीटर पर आवर में होते हैं, किलोमीटर पर सेकंड में नहीं होते हैं, तो दैट इज क्वाइट अ लॉट ऑफ स्पीड। ये फिगर मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक स्टार इसको भी चलिए दे देते हैं। आजकल को कोई वैल्यू ऐसी नहीं पूछते हैं, उनको ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि जो गूगल पे ना मिले, तो वो कहेंगे कि एस्केप स्पीड फ्रॉम मून lies between dash and dash, escape speed from earth lies between dash and dash। वो 11.2 का फिगर यूज नहीं करना चाहते। अब आप गूगल मारोगे तो वो तुरंत 11.2 दे देगा, तो बोलेगा कि एस्केप स्पीड फ्रॉम मून इज ग्रेटर देन, मतलब अगर बोलेगा एस्केप स्पीड, मतलब बहुत ही थियोरेटिकल और हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूँ मैं आपसे, पर कैसा क्वेश्चन बना दे सकता है ताकि गूगल पे ना मिले, तो बोलेगा कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 किलोमीटर पर सेकंड है। अब ये कहाँ से एस्केप हो जाएगा, मून से कि अर्थ से कि दोनों से? ये क्वेश्चन गूगल पे आप कितना ही छांट लो आपको नहीं मिलेगा। तो गूगल को धोखा देने के लिए ये बेचारे गरीब इडियोटिक क्वेश्चन बना रहे हैं जो ना कभी नहीं बना। अब हमने बना लिया तो हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, यूजलेस है। इस टाइप के क्वेश्चन तो फिर इनफाइनाइट हो जाएंगे और हम कभी खत्म कर ही नहीं पाएंगे, सिलेबस यूजलेस है। पर लिख दीजिए, an object is thrown with the speed of 5 km per second from the surface of moon and earth। एक ऑब्जेक्ट इसको फेंका है 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक बार मून से फेंका है, एक बार अर्थ से फेंका है, तो इट विल एस्केप the surface of, it will escape the field of, it will escape the field of number 1 moon, number 2 earth, number 1 moon, number 2 earth, number 3 both, or number 4 none। ये स्पीड 2.3 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा है पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम है, तो मून के ग्रेविटेशनल पुल को तो निकल जाएगी बाहर, और अर्थ से बाहर निकलने के लिए तो स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड चाहिए। अर्थ के बाहर ये नहीं जा पाएगी, इसका आंसर खाली है मून। मून की ग्रेविटेशनल फील्ड से ये बाहर निकल जाएगी, मून पे कभी ऑब्जेक्ट वापस नहीं गिरेगा। तो ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं, बट और बहुत कुछ है इनके पास पूछने के लिए। ये जो नॉर्मल मैटर है जिनपे हम 5 स्टार देते हैं, हम बहुत सारे केसेस में 5 स्टार देते हैं, 4 स्टार 3 स्टार बहुत कम देते हैं, सबसे ज्यादा 5 स्टार ही देते हैं, और सारे क्वेश्चन 5 स्टार वालों में से ही बनेंगे। थोड़े अनकन्वेंशनल बनाएंगे, वो थोड़े वो सवाल बनाएंगे जो गूगल पे आपको मिलेंगे ही नहीं। दुनिया की सारी गाइड्स के क्वेश्चन भी अगर कर दें आप, जितने भी सारे गाइड्स हैं पूरी दुनिया में, पूरे गूगल पे, वो सब भी आप कर जाएं, तो पेपर में आपका नया क्वेश्चन ही आएगा, पेपर में नया क्वेश्चन आएगा। और ये उसका एक प्यारा सा फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, पर ये एग्जाम में आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो आपकी एप्लीकेशन एबिलिटी चेक करना चाहते हैं। क्रैमिंग एबिलिटी तो वो आपकी बॉटनी वगैरह में चेक कर ही लेते हैं, एप्लीकेशन एबिलिटी चेक करने के लिए तो फिजिक्स को सब्जेक्ट रखा गया है। वेल, equation 8.32 applies equally well to an object from the surface of moon with g replaced by the acceleration to moons। ये सब हो गया, but कहता है both are smaller, about 5 times smaller। This is the reason that moon has no atmosphere। अब एक अगला क्वेश्चन लिखो,
Atmosphere is held on a planet due to its dash. Atmosphere is held on a planet due to its dash. मैं फिल इन द ब्लैंक डाल रहा हूँ और डायरेक्ट डिस्कस करूँगा, ये इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार दे दीजिए आप इसको। कोई भी प्लैनेट है, प्लैनेट ऑब्लिक सेलेस्टियल बॉडी, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, आकाशीय पिंड, एटमॉस्फेयर ऑन अ प्लैनेट इज हेल्ड ड्यू टू इट्स डैश, और जवाब है ग्रेविटेशनल पुल। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि ये जो अर्थ है, यहाँ जो एटमॉस्फेयर में जो भी एटमॉस्फेयर तो कुछ गैसेस से मिलकर बना है, इन गैसेस के पार्टिकल्स को ये अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके कारण एटमॉस्फेयर प्लैनेट से चिपका रहता है। एटमॉस्फेयर ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी इज हेल्ड बाय इट्स ग्रेविटेशनल पुल। बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, बड़ी अच्छी बात है। ये थियोरी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी भी नहीं आते हैं, इसलिए हम कुछ कहते नहीं है। और वे जो बहुत कॉमनली, फिर से वे सारे क्वेश्चन भी अब अनफॉर्चुनेटली अनइम्पॉर्टेंट हो गए हैं, जो सब गूगल पे अवेलेबल है, उन्हें थोड़ा मॉडिफाई करके उन्हें देना पड़ेगा, पर हाँ हमें फिर पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं बातों में से ही बनाए जाएंगे। तो एटमॉस्फेयर जो है वही प्लैनेट को ना पकड़ के रखता है, जी सॉरी, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखता है। एटमॉस्फेयर मतलब जो बहुत सारी गैसेस जिससे मिलकर के ये बनता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। सही क्वेश्चन अभी टेस्ट में भी आया था ना। अच्छा, ओके, हाँ, यस, वही चीज है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो भारी गैसेस है ना, और एडिशनल कुछ बता देता हूँ थोड़ा सा। जो भारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब तो हमें अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में भी मिल जाती है, पर शायद एक डाउट आता है कभी कभी हाइड्रोजन के लिए। इस जगह तो एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाया है उसने, एक डाउट आता है हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन थोड़ी लाइटर गैस है, उस पर अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है तो, और अर्थ के थोड़े अपर एटमॉस्फेयर में है हाइड्रोजन। एटमॉस्फेयर हम करीब करीब मान लेते हैं अर्थ से 400 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है अर्थ का, ये अर्थ है, और यहाँ से करीब 400 किलोमीटर तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है। उसके बाद स्पेस है, मतलब इंटरस्टेलर स्पेस नहीं, स्पेस है, खाली स्थान, वैक्यूम। ये जो अपर एटमॉस्फेयर है, यहाँ हाइड्रोजन पाई जाती है, अपर एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन पाई जाती है, और लोअर एटमॉस्फेयर में जो अर्थ के सरफेस के करीब है वहाँ भारी गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। इतना डिटेल में हमें अभी इसे जानने की आवश्यकता नहीं थी, बस इतना ही काफी था कि जो एटमॉस्फेयर on a celestial body is held due to its gravitational pull। और भी मैं एक बात आपको बता दूं, आगे तो काम कहीं ना कहीं आएगी ही, कि मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है ना हीट के कारण, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एटमॉस्फेयर टू एग्जिस्ट ऑन अ celestial body, velocity of molecules of gas should be less than v/s। एटमॉस्फेयर अगर किसी सेलेस्टियल बॉडी पर रहना है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके अंदर जो भी गैसेस हैं, उन गैसेस के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो उस प्लैनेट से या उस सेलेस्टियल बॉडी से एस्केप स्पीड से कम हो। ये जितनी भी गैसेस हैं अर्थ के ऊपर जो कंडीशंस हैं, वो कुछ ऐसी हैं, टेम्परेचर कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, और इसलिए इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। इनकी वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम है। इन सब की वेलोसिटी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन सब की वेलोसिटी एनटीपी पर, जो नॉर्मल कंडीशंस हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं, उन कंडीशंस पर इन सब की स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम है। इसलिए ये अभी यहीं रुकी है, ये भाग नहीं पाई, इसलिए यहाँ ये रुकी है। ये बातें बाद में हम हीट के चैप्टर में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें अभी आप ज्यादा इंटरेस्ट ना लें तो बेटर है, मुझे भी नहीं बताना चाहिए था आइडियली। एटमॉस्फेयर के एग्जिस्ट करने के लिए मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है, उनके टेम्परेचर वगैरह के कारण गैस के मॉलिक्यूल्स की वो एस्केप स्पीड से कम होनी चाहिए।
मून के बारे में और वो कह रहा है दिस इज द रीजन दैट मून हैज नो एटमॉस्फेयर। फिर क्वेश्चन लिख दीजिए व्हाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर, व्हाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर। तो कारण ये है कि जरूर वहां के जो मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उनके टेम्परेचर के कारण वो जरूर 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा। लिख दीजिए टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ मून इज हाई, मून के सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा है ऐसा मान लेते हैं। ग्रेविटी इज लेस, ग्रेविटी वर्ड तो यूज नहीं कर सकते, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज लेसर। मून का ग्रेविटेशनल पुल कमजोर है। कुल मिला के फैसला है कि वेलोसिटी ऑफ molecules of gases on moon is more, velocity of gases on moon, velocity of molecules of gases on moon is more than its velocity, more than escape velocity from the surface of moon, more than escape velocity from the surface of moon। बस इसलिए मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ये थियरी की बात है और काफी इंटरेस्टिंग है इसलिए हमने इनकी बात कर ली। थियरी पर आप थियरी में पर फिलहाल कोई इंटरेस्ट ना लें। आपका पहला काम होना चाहिए सिर्फ फॉर्मूले लिखें शॉर्ट नोट्स में और PYQ उठा के बैठ जाएं। और जब 4-5 बार ऐसे सेशंस हो चुके हों तो फिर एक आध बार थियरी भी पढ़ लें। 10:1 का या चलो 5:2 थियरी के आप ज्यादा शौकीन है तो 5:1 का रेशियो आप रख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि पहले थियरी 2-4 बार पढ़ लें फिर सवाल करने बैठेंगे, वो तो फिर ट्रेन आपके हाथ से निकल जाएगी। यू विल मिस द बस, you will definitely miss the bus if you don't follow it. The gas molecules are formed on the surface of the moon having velocities larger than this will escape the gravitational pull of the moon। वही बात कर रहे हैं। तो एक छोटी सी यहाँ बात एक्स्ट्रा और जा रहा हूँ आउट ऑफ जनरल इंटरेस्ट, हल्की सी एक एक्स्ट्रा बात आपको और पढ़ा रहा हूँ। और अपन लोग पढ़ते हैं मून पर G की वैल्यू G/6, ये थोड़ा सा और क्लियर डिस्कस करना पड़ेगा। क्वेश्चन लिख दीजिए कि वैल्यू ऑफ अर्थ्स फील्ड at the location of moon, at the height of moon is G/6। अर्थ की फील्ड का असर अर्थ के कारण वहां जहां मून है वहां उस हाइट पर वैल्यू ऑफ अर्थ्स फील्ड एट द हाइट ऑफ मून इज G/6। ट्रू और फॉल्स? G/6 कभी कभी मून के साथ वर्ड एसोसिएट तो किया जाता है, परंतु ये कहना कि अर्थ का हाइट के साथ G, जहां पर G है तो जहां मून है वहां ये G/6 है, उस जगह G/6 है, ये कहना गलत है। उस हाइट पे तो ये G बहुत ही कम, बहुत ही बिल्कुल पॉइंट्स में आ जाता है। कहीं हमने इसके बोला था कि उस हाइट पे तो G ऑलमोस्ट 0 ही है, पर जितना भी है वो मून को अपने ऑर्बिट में सब पकड़े रखने के लिए पर्याप्त है। वहां उस हाइट पर G की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं तो बहुत कम आएगी। G ऑन द लोकेशन ऑफ मून, G मून नहीं, G पूरे लिख देता हूँ, G ड्यू टू Earth's pull, due to Earth's pull on the location of moon। यदि ये आप निकालेंगे तो वो G डैश का फॉर्मूला आप डालिए G/1 + h/r का होल स्क्वायर हो जाएगा 9.8/1 मैंने ये डिस्टेंस आपको बताया था करीब 3 × 10⁸ और रेडियस है 6400 किलोमीटर को आप ये ले आइए, ऐसा कर दीजिए। अब आप उठाकर सॉल्व कर दीजिए। मैं अब ये सॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ और ये आपको एक्चुअली करना भी नहीं है, बस आपको इस बहाने फॉर्मूला रिवाइज हो गया। ये वैल्यू G/6 नहीं आएगी, ये रेशियो मुझे 6 आते हुआ नहीं दिखता, ठीक है। ऑलराइट, अर्थ के कारण उस हाइट पे जहां के मून सिचुएटेड है
वहां वैल्यू 9.8 से 9.8/6 हो गई घटते घटते, ये कहना गलत है। वो तो जो जी मून है ना, वो है कैपिटल जी इंटू मास ऑफ मून अपॉन आर मून का स्क्वायर, और जो जी अर्थ है ना, जो जी अर्थ है वो है जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर। ये इनका जब हम रेशो लेते हैं जी मून, तो ये g/6 का है। ये इनके मासेस का वैल्यूज कुछ ऐसी हैं, और इनके रेडियसों का रेशो जो है, अगर ये लें, अगर ये अपना अपना मास और अपना अपना रेडियस लें, ये अर्थ है और यहाँ अगर ये जी है, तो मून पे ये जी मून के कारण g/6, मून पे मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण किसी बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो g/6। ये हमें कहीं ना कहीं डेटा आगे यूज तो करना पड़ेगा, तो g/6 वाला। और ये अच्छे से समझ जाइए कि ये लोकल मून का खुद का अपना असर, अर्थ का असर वहां जहां मून है वो घट के g/6 नहीं हुआ है, वो तो ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया, पॉइंट्स में आता है। नेग्लिजिबल तो है पर हम उसे जीरो नहीं बोल पाते हैं, बस इतना ही है। इसके मास अपन इसके रेडियस का स्क्वायर और इसके मास अपन इसके रेडियस का स्क्वायर, इन दोनों का जब आप रेशियो लोगे तो ये मून का असर कम आता है। मून ज्यादा मैसिव है ही नहीं, जो ज्यादा जिसका मास ज्यादा हो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा अट्रैक्शन पैदा करेगा। मून का मास तो बहुत ही कम है, वो तो फॉर्चुनेटली उसका रेडियस भी कम है, नहीं तो मून का तो मास जरा सही है, मून का मास कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो मून के कारण अट्रैक्शन तो नेग्लिजिबल ही होना चाहिए था, और उसका रेडियस भी छोटा है। इसलिए मून की सरफेस पे, अगर मैं मून की सरफेस पे खड़ा हूं, तो जो मून के कारण मुझे वेट फील होता है वो g/6 होता है, अर्थ के जी के तुलना में। छोड़ दीजिए खैर वो सब बातें, अब हम अगला एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जांपल 8.4 है। ओके, एडवांस क्वेश्चन है थोड़ा सा, कुछ जहां तक कुछ बातें काम की हैं, कुछ बातें थोड़ी सी बियॉन्ड है, एडवांस है, शायद जेई एडवांस वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगी। जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, नीट हो, सबके लिए एनसीईआरटी सेम है। तो एनसीईआरटी का 95% मैटर या 90% मैटर मेडिकल के स्टूडेंट्स के काम का है, 2-4-5% मैटर तो कम से कम जेई मेन या जेई एडवांस वालों के लिए हमें छोड़ देना चाहिए। उनमें से एक ये प्रश्न है, आधा तो समझ में आएगा, समझ में तो फिर पूरा आएगा, और बहुत काम का नहीं है। सुनिए, एग्जाम्पल 8.4 कहता है, टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियाई बट मास m and 4m have a center to center separation of 6 r. Okay, the two spheres are held fixed, ये भी बढ़िया, दोनों को पकड़ के रखा है। A projectile of mass m is projected from the surface of the sphere of mass m directly toward the center of the second sphere. Obtain an expression for the minimum speed v of the projectile so that it reaches the surface of the second sphere. ये मिनिमम स्पीड वाली बात थोड़ी सी एडवांस्ड है, मैं इसके पहले आपसे कुछ दूसरी बात करता हूँ। आप हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए न्यूट्रल पॉइंट। इस क्वेश्चन पे थोड़ा बाद में आते हैं, आप हेडिंग दे दीजिए न्यूट्रल पॉइंट, और हाँ ये अच्छी काम की बात रहेगी हमारे लिए, न्यूट्रल। ये पार्टिकल है जिसका मास m1 है, ये पार्टिकल है जिसका मास m2 है, और ये इनके सेंटर से बीच का डिस्टेंस r। एक पार्टिकल है इसका मास m1 है, एक पार्टिकल है इसका मास m2 है, और इनके बीच के सेंटर का डिस्टेंस r है। और न्यूट्रल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर, बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल पॉइंट, 5-4 वाला डिस्कशन है, वेयर रिजल्टेंट फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर देते हैं फिलहाल, या इंटेंसिटी ड्यू टू both the masses is 0. अच्छा, जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है ना, एक्चुअली यही जी होता है। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको ही ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कहा जाता है। तो यहाँ अगर मैं एक छोटा सा मास लाऊं, यहाँ एक छोटा सा मास लाऊं, तो m1 इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा g1 से, और m2 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा g2 से। ये पॉइंट p है, अच्छा इसी को np कह देते हैं, या आप बोल देते हैं लेट p बी द न्यूट्रल पॉइंट, लेट p बी द न्यूट्रल पॉइंट, let p be the neutral point at a distance x, let p be the neutral point at a distance x from the center of m1। ऐसे ही हमने मान लिया x
m1 के सेंटर से डिस्टेंस है। अब कायदे से क्या होगा, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे m1 की फील्ड के कारण इस मास में इधर एक्सेलरेशन अट्रैक्शन होगा और इसमें इस मास के कारण इधर अट्रैक्शन होगा और नेट एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा या नेट फोर्स 0 आ जाएगा। तो या तो मैं फोर्सेस इक्वेट कर दूं, या तो मैं F1 F2 कर दूं, या मैं G1 G2 कर दूं। तो चलिए हम यही लेते हैं, तो Gm1 by x square is equal to Gm2 upon r minus x square। बस इतनी इक्वेशन काफी। इसके कारण यहाँ जो G है वो है Gm by r square। ये डिस्टेंस मैंने x लिया है तो ये बचा हुआ डिस्टेंस r minus x हो जाएगा। आपको एक बात तो ये ध्यान रखना है कि G को इक्वेट करना है ना। स्टेप्स ये है, न्यूट्रल पॉइंट हमारी हेडिंग है। स्टेप्स ये है फिलहाल तो G1 को G2 से इक्वेट कर दो और बी केयरफुल अबाउट डिस्टेंसेस। बस अगर ये डिस्टेंस x लेना है तो इस डिस्टेंस को r माइनस x लीजिए, इस पर ही थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बस इतने से न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं इस सवाल का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड डेवलप कर दूं तो जरा ध्यान से सुनिए। न्यूट्रल पॉइंट के लेफ्ट में, न्यूट्रल पॉइंट के लेफ्ट में जो ऑब्जेक्ट है ना वो इस m1 की फील्ड में है और न्यूट्रल पॉइंट के बियॉन्ड अगर एक बार आ गया ना, न्यूट्रल पॉइंट के बियॉन्ड अगर आ गया तो ये m2 की फील्ड में आ जाएगा। जो क्वेश्चन एग्जाम्पल हम ये देख रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि हम किस मिनिमम वेलोसिटी से यहाँ से फेंकें। अब ये सेकंड पार्ट एडवांस्ड, ये सेकंड पार्ट मेडिकल के स्टूडेंट्स ना ही करें मेरे हिसाब से तो ज्यादा बेहतर है। मैं तो करा रहा हूं। मेरा ये कहना है कि तुमको कहा गया है कि ऑब्जेक्ट को मैं किस मिनिमम स्पीड से फेंकूं ताकि वो यहाँ तक पहुंच जाए। तो जरा ध्यान से सुनो कि ऑब्जेक्ट को तुम इस तरह से फेंको कि बस वो यहाँ तक पहुंच जाए। एक बार वो यहाँ पे आ गया ना और हल्का सा भी अंदर घुस गया, उसके बाद इसकी फील्ड तो इसे खुद ही अट्रैक्ट कर लेगी ना। आपको यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंचाना है, आप बस न्यूट्रल पॉइंट तक भेज दो, वहां जीरो वेलोसिटी से पहुंच जाएगा। जीरो मतलब 0 से जीरो से हल्की सी भी ज्यादा, 0.000000001, जीरो से हल्की सी भी ज्यादा हुई और हल्का सा भी अगर वो इस तरह घुस गया उसके बाद तो अच्छी खासा इसका एक्सीलरेशन होगा और ये तो फिर खुद ही खींच लेगा। ये बात आप एग्जाम्पल का नंबर डाल के लिख दीजिए, जिससे सिर्फ साफ लिख दीजिए एडवांस्ड, और ये भी बोल दीजिए कि मेडिकल के स्टूडेंट्स को ये कायदे से तो नहीं करना है। आई एम वेरी श्योर मेडिकल के स्टूडेंट्स को नहीं करना है। Even if you are eyeing at 720 out of 720, the choice is yours. If you want to enjoy the physics and if it is your natural subject, तो करिए, मजे के लिए करिए। कभी मूड फ्रेश करना हो और आपको वो बनता हो आपसे तो याद करिए। तो एग्जाम्पल 8.4 डाल दीजिए, क्वेश्चन की आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा। मैं क्वेश्चन की बात आपसे नहीं कर रहा, बात यही है कि इसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक भेजने के लिए मिनिमम स्पीड चाहिए। डायग्राम में बना लेता हूँ। टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स है। यूनिफॉर्म का पता नहीं क्या मतलब है, कुछ उसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है या नहीं, आपको उसका मीनिंग नहीं समझना है, आपको उसका मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन समझना है। हाँ यूनिफॉर्म है, शायद तभी मैं इसके मास को, तभी इसमें स्फेरिकल सिमेट्री मान सकता हूँ और तभी इसके मास को इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकता हूँ। तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स है ऑफ इक्वल रेडियस r और एक का मास m है और एक का मास 4m है। एक का मास m है और एक का मास 4m है। सॉरी मैंने बड़ा बना दिया, उसमें रेडियस बराबर दिए थे, फर्क नहीं पड़ता। खैर चलिए, रेडियस इसमें इसका भी r है और रेडियस इसका भी r है और इसका मास 4m है ना। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 6r है। हमेशा हमें खैर सेंटरों से ही मतलब होता है, ये पूरा डिस्टेंस 6r। अब वो कहता है a projectile of mass small m is projected from the surface of the sphere of mass m, यहाँ से surface directly toward the center of the second sphere, obtain an expression for the minimum speed of the projectile so that it can reach the surface of the second sphere। यहाँ से फेंका गया है, ये और प्रोजेक्टाइल है मास m का। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले तो ये लिख दीजिए, बस कि the
object should be projected in such a manner, object should be projected in such a manner so that it is able to reach up to the neutral point n, up to the neutral point n, बस n तक ये पहुंच जाए, ये n तक पहुंच जाए, उसके बाद तो इसने लिखा है, मैं अब लिखवा नहीं रहा, देयर आफ्टर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ 4m जो कि ग्रेटर है वुड सफाइस। एक बार ये यहाँ इसको क्रॉस कर गया, इसके बाद इसकी फील्ड इसे खुद ही खींच लेगी और बस अब ये, तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो मुझे न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाहिए था और मैं वो निकाल भी लेता हूँ। चलिए gm अपॉन ये डिस्टेंस को मैं x मान रहा हूँ, gm अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू g इनटू 4m अपॉन 6r माइनस x का होल स्क्वायर, ये g कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, 6r माइनस x अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1, तो 6r माइनस x by x इज इक्वल टू 2, तो 6r माइनस x इज इक्वल टू 2x, तो 6r इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू हो गई 2r। बस एक तो ये पॉइंट हो गया, अपने लिए तो इम्पोर्टेंट पार्ट इतना ही है, तो यही सवाल देगा ताकि आपको ये लगेगा कि बाप रे ये सवाल तो सर ने कहा था नहीं आएगा पर यही आ गया, पर वो बस न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस को पूछ के आपसे छोड़ देगा, न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस पूछ के छोड़ देगा। सेंटर ऑफ मास में शायद मैंने कहा था, सेंटर ऑफ मास में क्लोजर टू, सेंटर ऑफ मास भारी वाले के पास आता था, क्लोजर टू मोटा, सेंटर ऑफ मास जो आता है ना क्लोजर टू मोटा मास आता है, और ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ना ये हमेशा आता है नन्हे के पास, एनपी फॉर नन्हे के पास। एक बात पक्की है कि न्यूट्रल पॉइंट छोटे वाले के लिए गरीब आदमी का साथ देगा, सेंटर ऑफ मास चीफ मिनिस्टर मोटे मोटे लोगों के पास होगा, मोटे मास के पास होगा चीफ मिनिस्टर, तो वो एक आप लिख लीजिए, चीफ मिनिस्टर जो है सीएम जो है वो क्लोजर टू मोटा, क्लोजर टू मोटा, और एनपी जो है वो है नन्हे के पास, ये जो नन्हा मास है वो बड़ा मास है, सेंटर ऑफ मास हमेशा नन्हे के पास आएगा, इसलिए डिस्टेंस इसके 6r के आधे डिस्टेंस 3r से तो कम ही है, ये न्यूट्रल पॉइंट हमेशा नन्हे के पास आता है और सेंटर ऑफ मास हमेशा क्लोजर टू मोटा मास आता है। तो इससे मुझे ये कंफर्म हो गया कि हाँ मेरी कैलकुलेशन शायद सही है, कोई गलती नहीं है। अब इसके बाद की जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम एक काम करते हैं, इस न्यूट्रल पॉइंट के डिस्टेंस को मैं अभी चलो लिख लेता हूँ, 2r लिख लेता हूँ। अब मैं p एट सरफेस यहाँ पर इस पॉइंट को चलो s कह देता हूँ, p एट s प्लस p एट s इज इक्वल टू p एट n प्लस p एट n कह देता हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन ही लगेगा कुल मिला के सारे सवालों में, ये काफी एडवांस है और बिल्कुल ना ही किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, बस न्यूट्रल पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाल के छोड़ दो। प्रॉब्लम क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी अब खाली इसके कारण नहीं है, इसके कारण भी है, और मान लीजिए डिस्टेंस दिया हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी ये वाला m इनटू ये वाला m अपॉन ये डिस्टेंस, पहले इनिशियल वाली पोटेंशियल एनर्जी का ये डिस्टेंस है r, और इसके कारण ये है माइनस जी 4m इनटू m, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे से ये लो, इसका भी असर लीजिए और इसका भी असर लीजिए, और इसके सेंटर से डिस्टेंस है 5r प्लस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ये है माइनस जी m बाय यहाँ से डिस्टेंस है 2r इसके सेंटर से, और इसके सेंटर से है माइनस जी 4m इनटू m अपॉन इसके सेंटर से डिस्टेंस है 6r माइनस 2r या 4r प्लस जी। बस इतनी सी इक्वेशन, ये इक्वेशन बनेगी। अगर आपने यहाँ से एनर्जी पार्टिकल को भेजी और यहाँ तक भी पहुंचा दिया तो उसके बाद तो ये अपने आप ही खींच ले। इनको थोड़ा सा जो कठिन है वो ये है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम का कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं, तो सारे पॉसिबल पेयर लीजिए। आपको अगर इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना तो इसके Gm/r का टर्म लीजिए और इसके Gm/r का भी टर्म लीजिए, तो और सारी प्रॉब्लम केवल r में है, r में जरा दिमाग लगाना पड़ता है, इसके मास में और इसके मास में प्रॉब्लम नहीं है, इसके मास में और इसके मास में प्रॉब्लम नहीं है, ये मास 4m है और m है का प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिस्टेंसेस में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, डिस्टेंसेस की लिस्ट आपको कायदे से पहले ही बना लेनी चाहिए, साफ साफ लिख लेना चाहिए कि ये डिस्टेंस पहले यहाँ से ये r है और यहाँ से ये डिस्टेंस 5r है, और यहाँ इस पॉइंट का ये डिस्टेंस 2r है और इस पॉइंट का डिस्टेंस 4r है। डिस्टेंसेस की अगर आप लिस्ट बना लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरे सिस्टम की इनिशियल p प्लस यहाँ पे इसकी k, इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो इसके भी कारण है और इसके भी कारण है, ये पूरा टर्म हमने लिया,
प्लस काइनेटिक एनर्जी हमने इसको दी, और बस इस तरह से देखो कि वो यहाँ तक पहुंच जाए, यहाँ से 2r के डिस्टेंस पे। क्या किया, पहले आपने न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस निकाला, पहले आपने फोर्सेस को इक्वेट करके या जी को इक्वेट करके न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस निकाला, फिर आपने कहा कि मेरे को ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक भेजना है। एक बार यहाँ तक पहुंच गया तो उसके बाद आगे तो चला ही जाएगा। इतना ही है। सेकंड पार्ट आप ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, कम से बिल्कुल ही ना करें मेरे हिसाब से तो मेडिकल वाले उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, थैंक यू। कुछ डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ये वाले डिस्टेंसेस मैं आपको जरा एक बार फिर से दिखा, ये डिस्टेंसेस जो है मैं आपको सारे के सारे एक बार फिर से दिखा दूं। डिस्टेंसेस में ही पूरी प्रॉब्लम होती है। ये एक बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए, जब इक्वेशंस लिखनी है तो डिस्टेंसेस की लिस्ट अलग से बना लेनी चाहिए, जैसे मैं अभी बना। पहले तो इसने कहा था ये m है और ये 4 है, और ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस r है, और ये डिस्टेंस 6r है, और फिर उसने कहा था न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस निकालना। तो हमने ये न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस को ऐसे यहाँ पे ये 2r निकाल लिया, ठीक है। अब मैं ये वाला जब पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन लिख रहा हूँ, अब मैं इनिशियल डिस्टेंसेस मार्क कर रहा हूँ, इनिशियल डिस्टेंसेस डायग्राम में मार्क कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो क्या है, ये पार्टिकल यहाँ पर है मास m का, ये मास m यहाँ है, और ये 4m का पार्ट है, तो और ये न्यूट्रल पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट। अब मुझे पहले इसका ना इससे डिस्टेंस निकालना है। पहले मुझे इस मास का इससे डिस्टेंस निकालना है, वो है r, और इस मास का इससे डिस्टेंस निकालना है, वो है 5r। मैं इसकी पोटेंशियल जब लिखूंगा तो इसके कारण आएगी, वो आएगी माइनस gm इंटू m बाय r, और ये पूरा है 6r, देखिए ये पूरा है 6r। तो अब ये डिस्टेंस हो जाएगा, अब ये पूरा 6r है और यहाँ तक का ये डिस्टेंस ऑलरेडी r है, तो ये 6r माइनस r है गया ना। तो ये जो डिस्टेंस हो गया इसका, ये यहाँ इसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो आ रही है माइनस gm इंटू m अपॉन 5। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। ये टोटल डिस्टेंस है 6r, और इसके सेंटर से इस मास, मुझे इस मास की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस r है, और इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस ये पूरा तो 6r था यहाँ तक का, तो ये जो डिस्टेंस बचा है 5r बचा, ये पूरा है 6r, 6r में से r माइनस कर दीजिए। कि मुझे इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है ना, तो इनके बीच का डिस्टेंस लूंगा, वो है 5r। और जो फाइनल डिस्टेंसेस है, जब ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल पॉइंट पे है, फाइनल डिस्टेंसेस तब की बात कर रहा हूँ जब ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल पॉइंट पे है, ये डिस्टेंस पूरा 6r है, और ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से 2r के डिस्टेंस पे, इस पॉइंट का नाम n है। अब अगर ये 6r है तो 6r में से 2r माइनस कर दीजिए, ये डिस्टेंस 6r माइनस 2r बचा ना। ये पूरा डिस्टेंस है 6r, और ये डिस्टेंस है 2r, तो ये डिस्टेंस 6r माइनस 2r बचा। ऐसे ही ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है ये 6r माइनस r बचा, क्योंकि ये डिस्टेंस है 6r और ये है डिस्टेंस r, तो ये डिस्टेंस 6r माइनस r है, इसलिए डिस्टेंस 5r है। ये आप डिस्टेंसेस एक बार अलग से हैंडल कर लेंगे ना, उसके बाद आप ये फॉर्मूले लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस gmn, यहाँ पे स्मॉल m का मास है, यहाँ m का मास है, माइनस gm बाय 2r, और इस यहाँ पे टर्म आ जाएगा, इसका टर्म आएगा माइनस gmn बाय 2r पोटेंशियल एनर्जी का, और इसका टर्म आएगा माइनस g इंटू 4m इंटू m बाय 4r। ये इस मास की यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों के कारण आप पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स निकाल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ दो पार्टिकल हैं और इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो सारे पॉसिबल पेयर लेंगे ना, इसका पेयर और इसका पेयर gm1m2 by r का। जब ये यहाँ है तो इसका पेयर और इसका पेयर gm1m2 by r का। इसके सेंटर से डिस्टेंस r है, और ये पूरा डिस्टेंस 6r है, और ये r है, तो इस मास का इसके सेंटर से डिस्टेंस 5r। बाद में जब ये मास न्यूट्रल पॉइंट पे आ गया है, तो इस मास का, इस पॉइंट मास का यहाँ से डिस्टेंस 2r है, और यहाँ इसके सेंटर से डिस्टेंस 6r माइनस 2r है, तो ये 4r है। यही बातें पूरी आपको ध्यान देनी है। काफी एडवांस क्वेश्चन है, इनिशियली तो बिल्कुल ही ना किया जाए। हाँ, इनको भी सीखा तो हमने, कुछ ना कुछ सीखा तो सीखने को तो मिलता ही है, और उन चीजों को अभी सीखने से क्या करना जिससे हमारा कॉन्फिडेंस कम हो। अगर ये आपका कॉन्फिडेंस कम करता है तो आप इसे बिल्कुल ना पढ़ें,
एंड इफ यू आर क्वाइट ओके विद इट तो कैन गो अहेड। तो भी खैर लिमिट ज्यादा, अपना लेवल ज्यादा उठाना नहीं है आपको, लेवल ज्यादा फिजिक्स में ना उठाएं, नीट वाले तो कम से कम, इवन जेई मेन वाले भी लेवल ज्यादा ना उठाएं, नहीं तो हायर लेवल पे ही दिमाग चलता है। छोटा भी क्वेश्चन आया है तो आपने उस टाइप का, उस चैप्टर का जो सबसे कठिन क्वेश्चन पूछा है वहीं आप पढ़ा है, आपका वहीं दिमाग जाता है और फिर आप कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा के आ जाते हैं। तो यहाँ छोटी छोटी जो एडिशनल बातें हमने सीखी, इन इक्वेशंस को लिखना सीखा, डिस्टेंसेस को निकालना सीखा, वो तो अच्छी बात है। बाकी इन ऑल न्यूट्रल पॉइंट तक का पार्ट काम का है कि न्यूट्रल पॉइंट लोकेट करना है, ये उसके बाद के ये वाली इक्वेशन पूरी आप लिख पाए और ये कह पाए कि भाई यहाँ तक भेज दो न्यूट्रल पॉइंट तक, उसके बाद तो खुद ही बुला लेगा, ये बातें एडवांस्ड है, बिल्कुल ना की जाए। मेरे हिसाब से इतना ही गाइस, थैंक यू।